हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक अडेप्टर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। ये इस सेट टॉप बॉक्स का अडेप्टर है। दरअसल मेरे पास कस्टमर अडेप्टर लेके नहीं आए हैं। हमारे पास कस्टमर क्या कंप्लेंट लेके आए हैं कि यार ये सेट टॉप बॉक्स काम नहीं कर रहा है। जब कस्टमर का पहले कॉल आया था मेरे लिए, तो मैंने बोला कि साथ में अडेप्टर भी लेके आना। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि अडेप्टर काम नहीं करता, तो भाई अडेप्टर से ही पावर नहीं मिलेगा तो सेट टॉप बॉक्स काम नहीं करेगा। कस्टमर के लिए तो भाई दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ खराब होगी ही। तो मैं जब भी ऐसा बोलता हूँ कि यार अडेप्टर लेके आना, तो जब मैंने चेक किया तो अडेप्टर ही बिल्कुल पावर नहीं दे रहा है। जब अडेप्टर ही पावर नहीं देगा तो सेट टॉप बॉक्स ऑन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला अडेप्टर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, तो अडेप्टर ही रिपेयर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर अडेप्टर मे बी इसका ओरिजिनल अडेप्टर नहीं है ये, क्योंकि इसका ओरिजिनल अडेप्टर होता तो वो एयरटेल कंपनी का होता या जेन्युइन होता। ये बाहर से लिया हुआ है, मुझे लगता है कि पहले वाला खराब हो गया होगा। कस्टमर को पता होता तो मेरे पास ले आता तो मैं वो भी रिपेयर कर देता, ओरिजिनल भी रिपेयर हो जाता है। बट मेरे पास नहीं लाए, कोई बात नहीं। जो भी लेके आए हैं वो ही वाला हम रिपेयर करेंगे। बिल्कुल डेड कंडीशन में ये है। तो यहाँ पर पूरा सील पैक है, तो इसको खोल के आज हम बारी बारी से बताएंगे, सारी चीजें आपको समझाएंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। कोई भी नुकीला टूल आपके पास होना चाहिए, तो इस तरीके से एडेप्टर खुल जाता है। देख लेना लॉक टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉक टूट गया तो फिर बाद में सही तरीके से फिट नहीं हो पाएगा। ये नीचे से मेरे ख्याल से, हाँ, ये थोड़ा सा चिपका हुआ था, तो फाइनली ये खुल चुका है। ये थोड़ा सा टाइट है इस जगह पे, ये चिपका हुआ था तो इसलिए टाइट है यहाँ पर, तो उसको खोलना ध्यान से। तो एडेप्टर में खराबी कहाँ से आती है, एडेप्टर को ठीक कैसे करना है, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। आपके पास जो भी एडेप्टर रिपेयर के लिए आ रहे हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। आईसी वाले हो सकते हैं, मॉसफेट वाले हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर वाले हो सकते हैं। सभी एडेप्टर की रिपेयरिंग का वीडियो अपने चैनल पर बना चुका हूं। तो आज जो मेरे पास एडेप्टर आया है उसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यही खराब है, क्या खराब है वो हमें ढूंढना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी अडेप्टर आपके पास आया है उसमें जो मेन कैपेसिटर है उसको तो आप शॉर्ट कर लें, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि कैपेसिटर में हल्का सा एनर्जी अगर हो तो आपको करंट लग सकता है। ध्यान रखना इसमें एनर्जी नहीं है या इसमें वोल्टेज शेष नहीं है। ठीक है, मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ। चलिए इसको पहले मैं बजर मोड में डाल देता हूँ, क्योंकि बजर मोड से हम कंपोनेंट टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी अडेप्टर में आपको स्टार्टिंग से चेक करना होता है तो सबसे पहले तो आप फ्यूज चेक करें, जो फ्यूज इसमें लगा है। बड़े अडेप्टर हैं तो उसमें ग्लास टाइप हो सकता है, बॉक्स टाइप हो सकता है। इसमें रेजिस्टेंस की फॉर्म पे ये फ्यूज दिया गया है ग्रीन कलर का। इसको हम चेक करते हैं। ये अपनी वैल्यू दिखा रहा है 10 ओम्स, जो कि 10 ओम्स का ही है, तो सही है। अगर फ्यूज सही है तो आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फ्यूज खराब है तो कोई ना कोई पार्ट इसका खराब हो सकता है। फ्यूज उड़ने का सबसे सीधा सीधा एक रीजन है कि आपके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो पैरेलल पे लगे होते हैं, वो आपके शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। बट फ्यूज सही है तो शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ अदर चीजें ओपन हुई है या ऐसी चीज शॉर्ट सर्किट हुई है जो फ्यूज से लिंक नहीं है। सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर पे हम चेक करते हैं। किसी में रेक्टिफायर के रूप में 4 डायोड हो सकती है, किसी में इस तरीके का एसएमडी रेक्टिफायर हो सकता है। बीजेड ब्रिज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर इस तरीके से इसमें लिखा हुआ हो सकता है। तो रेक्टिफायर पे चेक करते हैं। अब डायोड वैल्यू पे चेक करेंगे। फ्यूज को हमेशा कंटिन्यूटी पे चेक करें, उसके बाद सारी चीज़ों को आपने डायोड वैल्यू पे चेक करना है। मैं चलिए दूसरा मल्टीमीटर यूज करता हूं जिसमें कंटिन्यूटी और डायोड मोड एक ही साथ में, क्योंकि इसमें आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए अब मैं उस मल्टीमीटर का यूज कर रहा हूं जिसमें डायोड और बजर मोड एक ही साथ हैं। ठीक है, आगे आपको कंटिन्यूटी भी सुनाई दे, इस तरीके से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो रेक्टिफायर को चेक करूंगा। 2 लेग इस तरफ लगी हुई हैं प्राइमरी सेक्शन में, 2 इसके आउटपुट में, यानी कि डीसी जहां से निकलती है उधर पे लगी हुई है। तो शॉर्टिंग तो कहीं भी नहीं मिल रही मुझे रेक्टिफायर में। अब देखिए सही है, कोई शॉर्टिंग फिलहाल नहीं मिली। अब मेन कैपेसिटर पे चेक करेंगे। कैपेसिटर पे 2 लेग हैं, इसमें इसको भी चेक कर लेंगे। तो इसमें भी ऐसा कोई शॉर्टिंग वाला मामला नहीं बन रहा है। तो अब आगे जाके 1 2 3 4 ये रेजिस्टेंस हैं। हालांकि इनमें कोई भी ऐसा जला हुआ तो नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको चेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ये वाला ट्रांजिस्टर है, और ये डायोड है, और ये आपका
इसके पीछे एक जेनर लगा हुआ है, ये चेक करेंगे, और ये ऑप्टोकपलर चेक करेंगे। जो ज़्यादातर जो फॉल्टी होते हैं ऐसी चीज़ें हम चेक करेंगे। फिर हम बाद में चलेंगे इसमें रेजिस्टेंस की ओर को। तो सबसे पहले मेन ट्रांजिस्टर ही चेक करते हैं। ये 13003 नंबर के ट्रांजिस्टर, इसको पलट देते हैं और इसमें चेक करते हैं। फिलहाल फॉल्टी तो नहीं बता रहा है, यानी कि शॉर्ट नहीं बता रहा है। इसके बाद अगले ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, ये वाला छोटा ट्रांजिस्टर है, इसको चेक करते हैं। इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। इसके बाद हम एक जेनर डायोड जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको चेक करेंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जेनर डायोड ही है, क्योंकि इसमें इसी तरह का एक 4148 स्विचिंग डायोड भी होता है। ठीक है, तो ये भी सही वैल्यू बता रहा है अपनी। और इस डायोड को हम चेक करेंगे, इस वाली डायोड को, जो पीएन जंक्शन डायोड है। ये भी ठीक डायोड है, इसमें कोई भी ऐसा कोई शॉर्टिंग या कोई ऐसे कुछ नहीं आ रहा। अब हम ऑप्टो कपलर को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्टो कपलर पे कोई ऐसा वो तो नहीं है, ऑप्टो कपलर पे कोई ऐसी रीडिंग नहीं आ रही है जो शॉर्टिंग की ओर को इंडिकेट करे। अब हम चलते हैं सीधे से इसके सेकेंडरी सेक्शन की तरफ को। ये ट्रांसफॉर्मर से इधर का सेक्शन हमारा सेकेंडरी सेक्शन होता है, तो इधर पे चेक करते हैं एक बार सेकेंडरी सेक्शन की तरफ को। ये ठीक है, इसको टच करने पर यहाँ पर एलईडी जल रहा है, तो इसका मतलब ये एलईडी के पैरेलल पे जेनर लगा हुआ है। और इस डायोड को चेक करते हैं, एक तरफ से तो शॉर्ट दिखा रहा है, हाँ दूसरी तरफ से ठीक है। तो शॉर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि शॉर्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो अभी कैपेसिटर इसके पैरेलल पे लगा है, तो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। अभी कुछ देर में जो वीप है वो चली जाएगी, क्योंकि ये कैपेसिटर के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, तो लगभग सारे कंपोनेंट हमने चेक किए, कहीं पे भी ऐसा मुझे डाउट नहीं लगा है। अब इसको जस्ट पलट देता हूँ और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर को चेक करूंगा। ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड को, जहाँ पर हमारा हाई वोल्टेज का साइड है, वहाँ पर 4 लेग होती है हमारी, दो दो 4 लेग होती हैं, 2 और 2 लेग की पेयर की होती हैं। तो इनमें चेक करेंगे हम, 4 लेग में 2 2 के पेयर में हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। इसमें कंटिन्यूटी मिल रही है, इसमें भी कंटिन्यूटी मिल रही है। अब सेकेंडरी सेक्शन में भी 2 पॉइंट होते हैं, इनमें भी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी मिल रही है। जब सारे कंपोनेंट ही सही है तो खराब क्या है। अब मैं रेजिस्टेंस को चेक करूंगा, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेक करूंगा। अब उसके बाद जब कोई भी हमें फॉल्ट नहीं मिलेगा तो मैं इस वाले ट्रांजिस्टर को ही चेंज कर दूंगा। और हाँ, एक काम और, वैसे ऑन किया था तो इसमें कोई लाइट तो नहीं जला था, फिर भी अभी चेक करूंगा डिटेल से। ठीक है, पहले मैं इसमें क्या करूंगा कि एक बार सभी रेजिस्टेंस को चेक कर लेता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। सबसे पहले इस वाली को चेक करते हैं हम। इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये फ्लैक्चुएट हो रही है, 215 किलो ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी कलर कोड देखेंगे तो ये 220 किलो ओम का है, तो सही बता रहा है, क्योंकि सर्किट पर लगा है तो थोड़ा सा वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है हमेशा। तो ठीक है इसकी वैल्यू। अगर डाउट होता तो मैं बाहर निकाल के चेक करता, तो डाउट बिल्कुल नहीं है। फिर भी किसी में अगर डाउट हो जाए तो मैं निकाल के जरूर चेक करूंगा बाहर। अब इसको चेक करते हैं हम। ये भी ठीक दिखा रहा है, 1 किलो ओम का ये है, तो 1 किलो ओम तो एक्यूरेट नहीं दिखाता, तो 980 ओम्स ये पॉइंट पॉइंट 981 दिखा रहा है। तो पॉइंट अगर है तो 980 ओम्स इस मानेंगे, तो ठीक है, इसकी वैल्यू भी सही आ रही है। अब ऊपर वाली को चेक करते हैं अपन। ये भी ठीक दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला, इसकी वैल्यू 4.7 ओम्स की इसकी वैल्यू है। वैसे 4.6 ओम्स आ रही, तो ठीक है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वाली रेजिस्टेंस की, जो इसके जस्ट पीछे है, ट्रांजिस्टर के जस्ट पीछे। इसकी हम वैल्यू चेक करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू अब हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 382.2 ओम्स इसकी वैल्यू आ रही इस वाले की। तो इसको हम डिकोड करेंगे तो 390 ओम्स का ये है, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। इसकी वैल्यू चेक करते हैं, चेक करी कि नहीं इसकी वैल्यू। चलिए इसकी वैल्यू फिर भी चेक करके देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो रही है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है इसकी वैल्यू। अच्छा अच्छा, अब यार 960
0.960 मेगा ओम, यानी कि 960 किलो ओम्स का ये दिखा रहा है, मतलब फ्लैक्चुएट हो रही है इसकी वैल्यू। तो ये 1 मेगा ओम्स का है, तो ठीक है, 1 मेगा ओम्स का एक्यूरेट नहीं दिखाता, फ्लैक्चुएट होती है इसकी हमेशा वैल्यू। अब हम इस वाली को चेक करेंगे, इस वाली को 100 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 100 किलो ओम्स का, तो उसकी वैल्यू 83 किलो ओम्स आ रही है। ठीक है, सर्किट में लगे लगे हमेशा ऊपर नीचे होता ही है। तो जब सारे कंपोनेंट्स ही ओके हैं तो खराबी कहाँ से है? तो खराबी यहाँ पर दो कंपोनेंट से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर ये सब ठीक है, बट ये जो ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर है, 100 में से 98% में इनकी खराबी निकल रही है। प्राइमरी सेक्शन से फिलहाल डाउट हम इन्हीं में कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वोल्टेज इसमें डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर पावर देके देख लेता हूँ मेन कैपेसिटर तक वोल्टेज पहुंच रही कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई ये वायर अंदर से शॉर्ट भी हो सकती है। तो कंटिन्यूटी में चेक करने के बजाय डायरेक्ट इनको चेक कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो बेटर होगा। यहाँ पर मैंने दो वायर को कनेक्ट कर लिया पावर के लिए। अब मैं इसको देखिए पावर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए कोई इंडिकेटर नहीं जल रहा अभी, देखते आप। और इनपुट वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, इसमें इनपुट वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको एसी पे रखते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है। तो एसी वोल्टेज अपना 218 वोल्ट आ रही है, और कैपेसिटर पे चार्ज होने के बाद यहाँ पर कितनी वोल्टेज बन रही है वो भी देख लेते हैं। तो ये कैपेसिटर के पॉइंट्स हैं, तो 305 वोल्ट इसके अंदर आ रहा है। तो ऊपर नीचे होता है इस पर थोड़ा भी फ्लक्चुएशन, ठीक है। अब आउटपुट पे देखिए, आउटपुट पे वोल्टेज हमें लगभग 12 वोल्ट मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी है, या तो हमारा, इसको निकाल देते हैं, जो भी प्रॉब्लम है हमारा, ये या तो हमारा ये ट्रांजिस्टर से है, इन दोनों में से किसी एक ट्रांजिस्टर से है, या तो फिर हमारा इनमें से ही, वैसे इन प्राइमरी सेकंड माफ करना, प्राइमरी से ही फॉल्ट निकल के आ जाएगा अपना। सेकेंडरी में फॉल्ट ना के बराबर आता है, जब भी आता है तो कैपेसिटर या इस डायोड का ही आता है। तो ये तो डायोड की वैल्यू लगभग सही आ रही है, या तो फिर ऑप्टोकपलर का हो सकता है, क्योंकि ऑप्टोकपलर अगर इसका कोई भी साइड अगर इंटरनली खराब हो जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार हम इसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज से और आइडिया लगाया जा सकता है, सिर्फ हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम मेन कैपेसिटर पे अभी चेक करते हैं वोल्टेज 303। अब झट से एक बार पावर को कट ऑफ कर देता हूं, और वोल्टेज देखिए, अगर ये धीरे 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 डिस्चार्ज हो रहा है, देखिए धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि आपका प्राइमरी से फॉल्ट है। अगर एक डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो फिर सेकेंडरी का फॉल्ट ज्यादातर माना जाता है। तो धीरे 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 डिस्चार्ज होने का मतलब है कि फॉल्ट आपका प्राइमरी सेक्शन से ही है। एक ये बात हमेशा याद रखना। तो चलिए चेक करते हैं एक बारी। मैं ये देखिए ट्रांजिस्टर के यहाँ पर थोड़ा सा स्पॉट बना हुआ है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर ट्रांजिस्टर को। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर हो सकता है ये खराब हो गया हो। टेस्टर पे चेक करेंगे, सबसे बढ़िया है, अपने पास कुछ दिन पहले हमने टेस्टर परचेज किया था, तो टेस्टर पे अभी हम चेक कर लेंगे ट्रांजिस्टर खराब है कि सही है। सीधी सीधी सी बात है। अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, इस तरीके से निकाल लेते हैं और टेस्टर पे चेक करेंगे ट्रांजिस्टर, क्योंकि मल्टीमीटर से एक्यूरेट हम अगर ना चेक कर पाए तो टेस्टर से एक सेफ होगा चेक करना, क्योंकि ये सही वैल्यू टेस्टर पे ही बताएगा। चलिए माफ करना, इसको मैं सही तरीके से डिशोल्डरिंग कर लेता हूँ। अपने इधर लाइट का प्रॉब्लम अभी फिलहाल है, तो इन्वर्टर पे क्या है ना, लोड पड़ रहा है। इन्वर्टर से ही मैं अपना ये डिवाइस चला रहा हूँ, उस पर लोड पड़ रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए, आपके लिए वीडियो देने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, आपका सिर्फ एक लाइक पाने के लिए। तो लाइक कीजिए, ना तो मैं कभी सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, आप ही के लिए कर रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत। आप, मैं ये भी उम्मीद नहीं करता कि मेरी वीडियो वायरल जाएगी या जो भी हो, मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए जो है एक उम्मीद रखता हूँ आपके थ्रू लाइक की। तो दोनों ट्रांजिस्टर मैंने निकाल दिए हैं और रखता हूँ इधर पे, और टेस्टर पे चेक करते हैं इसको, इसकी वैल्यू आ रही कि नहीं सही, बिल्कुल। तो चलिए, अपने पास से ट्रांजिस्टर टेस्टर है,
कुछ दिनों पहले इसका रिव्यू किया है, देखिए ज़रूर अगर वीडियो देखना चाहते हैं। तो इसमें 1 2 3 जो इसमें पोर्ट बने हुए हैं, इसमें हम इस ट्रांजिस्टर को इंसर्ट करते हैं, सॉरी इसको इस तरीके से इंसर्ट करते हैं और लॉक कर देते हैं, और इसको हम सॉरी इस पर रखते हैं और ऑटो पे डालते हैं। ये मेजरमेंट कर रहा है उस ट्रांजिस्टर को जो इसमें हमने इंसर्ट किया हुआ है। तो ये एन ट्रांजिस्टर दिखा रहा है, ये HFE 0 दिखा रहा है इसकी वैल्यू। HFE 0 अभी सेम ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे। HFE 0 क्यों दिखा रहा है इसकी, वैसे ट्रांजिस्टर है किसने करके इसने जो है वो कर लिया है, ठीक है। अब इस वाले को हम चेक करते हैं, लॉक कर दिया, अभी ऑटो पे डालते हैं। तो इसकी HFE 336 दिखा रहा है, उसकी HFE 0 दिखा रहा है। चलिए सेम नंबर का एक ट्रांजिस्टर मैं लगा के देखता हूँ। HFE वैल्यू पे थोड़ा सा डाउट आ गया मुझे, तो चलिए फिर लगे हाथ एक ट्रांजिस्टर अपने को मिल ही गया यहाँ पे, MJE 13003। ये ST का है, ये MJE का है, दोनों अलग अलग कंपनी के बट है नंबर सेम। तो इस पे हम चेक करते हैं एक बारी, देखते हैं, डाउट अभी क्लियर हो जाएगा अपना। प्रोसेस टेस्टिंग हो रहा है। इसका HFE 15 दिखा रहा है, बाकी जो नंबर्स हैं UBE एंड IR 148 565। इस फिर से देखते हैं, 148 565 और 15 मैच करके देखते हैं। इसका HFE 0 है और IR भी इसका कम है। चलिए अभी चेंज करके ही देख लेते हैं इसको। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है BC 547 है। पहले मैं इसको लगा के देखूंगा, पहले इसको लगा के देखूंगा, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर मैं BC 547 को भी चेंज करके देखूंगा। तो इसको एक बारी लगा के देख लेते हैं। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। तो फाइनली यहाँ पर मैंने दोनों ट्रांजिस्टर को लगा लिया है। अब एक बारी चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए लगाते ही इसमें लाइट आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर भाई टेस्टर से सही दिखाने के बाद भी क्या हुआ कि यहाँ पर ये HFE वैल्यू पे हमने इसको पकड़ लिया। अभी देखते हैं इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, एक्यूरेट 1236। क्यों नहीं चलेगा भाई, हमने रिपेयर किया है, ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है, फिर भी ट्रांजिस्टर क्या है कि उसकी HFE वैल्यू वो 0 दिखा रहा है। तो चला के देखते हैं एयरटेल को, इसका लोड ले पाता है कि नहीं। ले रहा है लोड, अभी वेट करते हैं। देखिए ऑन हो गया ना, ये देखिए वही है, उसी एडेप्टर से मैं चला रहा हूँ। पूरा वाइड एंगल से आपको दिखाऊं तो बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। ये देखो इसी से चला रहा हूं मैं, देख लिया आपने। तो हमारे चैनल पे हम जितने भी वीडियोज डालते हैं ना, बहुत डिटेल से सिखाने की कोशिश करते हैं। इसको डिस्कनेक्ट कर लिया फिलहाल अभी मैंने। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर देख लो जो अभी मैंने जस्ट लगाया हुआ है, हीट नहीं कर रहा है। नॉर्मल हीट होता ही है, ओवर हीट नहीं होना चाहिए लगाने के बाद, ये ध्यान रखना। क्योंकि ओवर हीट होगा तो समझ लो आपने जो आउटपुट में जो डिवाइस लगा के रखा है वो उसको झेल नहीं पा रहा, उसके लोड को नहीं झेल पा रहा। तो ठीक है, तो लोड उतना ही देना है जितना ये झेलने में सक्षम हो। MJE 13003, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर सही है, लेकिन इसकी HFE वैल्यू 0 है। हमेशा ट्रांजिस्टर को चेक करते समय HFE वैल्यू को चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो टेस्टर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर टेस्टर के थ्रू। एक बार चेक करते इसको डायोड मोड में ले आते हैं, देखते अभी चेक करते हैं। ये देखो इसकी वैल्यू ये ठीक दिखा रहा है, लेकिन क्या है कि खराबी कहाँ से है इसकी HFE वैल्यू की। तो अब सब कुछ जोड़ लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी सिखाने के लिए। वीडियो की ड्यूरेशन आप मत देखिएगा कि लंबी है, छोटी है या फिर बहुत बहुत देर की है। जो सीखा वो मायने रखता है।
आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस चैनल से। अगर आप, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट करते हैं मुझे थोड़ा सा, मेरे को ये है ना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत मेहनत से इस चैनल को बहुत ज़्यादा मेहनत से इस चैनल को मैंने क्रिएट किया हुआ है। आज 5 साल मेरे पूरे इस चैनल को हो चुके हैं, बट आपका सपोर्ट हमेशा रहा है। जो आने वाली ऑडियंस हमारे साथ जो जुड़ रही है ना, उनका भी सपोर्ट मुझे चाहिए। और मैं वादा करता हूँ, मैं ना ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सिखाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, जो भाई आपको किसी ने भी नहीं सिखा हुई है। जो लोग मेरे साथ जुड़े ना वो जानते हैं। तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।